Now, in this video, we discuss about another few examples of SHM. So, first we discuss about the motion of a body dropped in a tunnel along the diameter of Earth. मतलब इस तरह का केस है ये. ठीक है, एक टनल उसमें कर दी गई है अर्थ में और आर तो रेडियस है ही और एक बॉडी ड्रॉप की जा रही है और हमें यह प्रूव करना है कि इट इज ऑल्सो वन एग्जांपल ऑफ एसएचएम. तो कोई बॉडी यहां पर है, डी डेप्थ, मास एम है और ये वाई हो जाएगा आर माइनस डी. और आपको पता है फ्रॉम एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ द डेप्थ ऑन स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डेप्थ का क्या फर्क पड़ता है. तो फॉर्मूला आपको पता है जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी ओवर आर और जी डैश इक्वल्स टू जी आर माइनस डी बाई आर. यहां पर इसको आप माइनस जी वाई ओवर आर लिख सकते हो. माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे डी बढ़ेगा जी कम होगा. एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, इसलिए माइनस साइन यूज किया गया है. जबकि न्यूमेरिकल्स में ये माइनस साइन हम लोग यूज नहीं करेंगे. तो आप जरा देखें, जी कांस्टेंट आर कांस्टेंट, सो जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हेंस इट इज वन एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम. और अगर ये एसएचएम है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. सो टी इक्वल्स टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन यहां पर आ रहा है, यानी जी डैश, और जी डैश की वैल्यू लगाएंगे हम लोग तो जी वाई ओवर आर. सो टी इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर जी. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी. सो द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड. क्लियर. नाउ इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है अच्छा सा. और स्टेटमेंट ये है, a body dropped in a hole drilled across the diameter of the earth so that it execute SHM. तो ये प्रूव कर दिया हमने. Assume earth to be a homogeneous sphere. Find the time period of its motion given density of earth. अर्थ की डेंसिटी गिवन है और ये है 5.51 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड कैपिटल जी इज गिवन 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. और हमें टाइम पीरियड निकालना है, बस इतनी चीज गिवन है. अब आप कहोगे कि ये चीज गिवन है, हम तब भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है, स्मॉल जी की वैल्यू पता है, हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. लेकिन नहीं, इनके टर्म्स में आपको ये फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा. जो गिवन क्वांटिटीज है इनके टर्म्स में आपको आंसर देना पड़ेगा. तो चेंज करते हैं. आपको पता है कि जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है और जी इक्वल्स टू जी 4/3 पाई आर क्यू रो, मास बन गया, अपॉन आर स्क्वायर. और जी इक्वल्स टू 4/3 पाई जी आर रो. ये स्मॉल जी की वैल्यू आ गई. आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आर आ गया. अब ये वैल्यू यहां लगा दो तो टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 4/3 पाई जी आर रो. So T equals to
2 पाई 3/4 पाई g रो। अब देखो जी और रो गिवन है और जी और रो की जरूरत है हमें यहां पर, तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, डेंसिटी की वैल्यू 5.51 10⁻³ है। जब उसको सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 5065 सेकेंड्स। तो इस तरह हम लोगों ने पहला एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया और उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। मोशन ऑफ द लोडेड स्प्रिंग। और हमें यह प्रूव करना है कि जो इसकी मोशन होगी वो भी एक एग्जाम्पल होगी एसएचएम का। ये एक स्प्रिंग है और इस पर एक जैसी लोड लगा, ये स्प्रिंग है, इस पर लोड लगा दिया। लोड लगाते ही मास m है, ये स्ट्रेच होगी L से, लेकिन इस टाइम कोई ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं हुए क्योंकि वेट बैलेंस्ड बाय द रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यानी कि KL इक्वल्स टू mg बन गया, इसलिए कोई ऑसिलेशंस नहीं आए। ठीक है, यानी स्प्रिंग फोर्स और वेट एक दूसरे ने बैलेंस कर लिया, रेस्टोरिंग फोर्स मिला ही नहीं। अब अगर इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्प्लेस कर दें, इसको खींच के और फिर छोड़ दिया, देन ऑसिलेशंस स्टार्ट। तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रेस्टोरिंग फोर्स? ओनली दिस पोर्शन। यहां तो बैलेंस हो चुका है, सिर्फ ये पोर्शन है जो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो F इक्वल्स टू माइनस KY, और आपको पता है कि F इक्वल्स टू MA भी होता है, तो M इक्वल्स टू माइनस KY, सो A इक्वल्स टू माइनस KY ओवर M। K कांस्टेंट, M कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हेंस इट इज SHM। और SHM में तो टाइम पीरियड निकालते हैं, तो T इक्वल्स टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहां पे मिल रहा है KY ओवर M, सो T इक्वल्स टू 2 पाई m/k। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। m क्या यहां पर? इनर्शिया फैक्टर। और k है स्प्रिंग फैक्टर। तो एक फॉर्मूला और मिल गया, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। और यहां से अगर आप देखें तो m अपॉन k L/g भी है, m अपॉन k इक्वल्स टू L/g, तो उसका फॉर्मूला दूसरा भी यही बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L/g ऑल्सो। तो ये था मोशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, और ये प्रूव हो गया कि लोडेड स्प्रिंग इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ SHM। और अब आ रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पर। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो इन पैरेलल देखें आप,
यहां पर इनके फ्री एंड्स पर एक लोड लगा दिया M, और इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 एंड K2 हैं। ठीक, तो जब आप इसको खींचेंगे, जैसे आपने इसको खींचा तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। अगर आप इसको खींचेंगे दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर खींचा है तो ये दोनों स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, यानी पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो पैरेलल में है स्प्रिंग्स, ये मतलब हुआ। तो F1 हो जाएगा -K1y, F2 हो जाएगा -K2y, और इस पूरे को हम एक सिंगल सिस्टम मान लें तो F = -Ky, और F = F1 + F2। तो अब इनकी वैल्यूज लगा दो, यानी कि Ky = K1 + K2y और K = K1 + K2। पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट्स डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। T = 2π√m/K होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाता है अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में लगी हों, और अगर दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हैं m/2k आ जाता है रूट में। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अब लेके चल रहे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज these are series combination, end-to-end combination known as series combination। मास m लगा दिया। लाइट स्प्रिंग्स हैं, आप इसको खींचेंगे दोनों पर फोर्स बराबर काउंट होगा। दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो इन पे दोनों पर फोर्स सेम होगा। तो F = -K1y1, F2 = -K2y2। फोर्स सेम है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो y1 + y2 के बराबर आएगा। -F/K -F/K1 -F/K2, और 1/K = 1/K1 + 1/K2। K1 K2 एलसीएम हो गया, K = K1 K2/K1 + K2, और T = m/K1 K2 K1 + K2। यहां टाइम पीरियड बढ़ जाता है। टाइम पीरियड विल इंक्रीज इन सीरीज, टाइम पीरियड विल डिक्रीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक कॉम्बिनेशन देखो, जैसे मान लो अगर कोई इस तरह है, अब ये है, अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सीरीज में है, कोई कहता है पैरेलल में है। तो देखो इसमें किस में होगा, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर इसको आपने नीचे खींचा 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर एलोंगेट होगी और 1 सेंटीमीटर कंप्रेस होगी। और अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दैट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही केस है, और इसलिए इसका भी जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम होगा, m/K1 + K2। तो सेम केस बनेगा। एक न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर,
इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर is a 90 degree and it is A, B and C और यहाँ पे पार्टिकल इसका मास m है। तो ये A, B, C these are the 3 springs and they are connected। यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इनके बीच में 90 डिग्री बनना है। और नाउ तो पार्टिकल ऑफ मास m is attached to 3 identical spring each of force constant k। हर एक का फोर्स कांस्टेंट k है। The particle of mass m is pulled slightly against the spring A and released। Find the time period of the oscillation। ठीक है, हमें इस सिस्टम के लिए अब टाइम पीरियड निकालना है और यहां से इसको प्रेस किया गया है। जब इसको प्रेस करेंगे तो इनमें भी कंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो इनमें जो कंप्रेशन आएगा और हमें निकालना है इसमें टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर हमने इसको y से डिस्प्लेस किया तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये भी y डैश, सपोज ये भी y डैश है, तो y डैश किसके बराबर आएगा? y cos 45 के बराबर। ये भी y cos 45 से कंप्रेस होगा, ये भी y डैश इक्वल्स टू y cos 45 से कंप्रेस होगा। तो जो नेट फोर्स बनेगा F इक्वल्स टू FA प्लस, अब अगर 2 की बात करें तो एक हो जाएगा FB cos 45 प्लस FC cos 45। जो फोर्स वो रिजॉल्व हो जाएगा तो ये बनेगा जाके। ठीक है, तो माइनस F इक्वल्स टू FA। और अब इसमें अगर आप देखें तो F का जो होता है KY। ठीक है, तो ये जाएगा 2KY डैश cos 45 डिग्री। ठीक है, और y डैश आपको पता है y cos 45 है खुद में। ठीक है, तो अब जरा देखें तो F इक्वल्स टू मिलेगा। अब आपको ये सारे माइनस में होंगे ही, KY हो गया ये क्योंकि आपने y से डिस्प्लेस किया था इसको, सबके स्प्रिंग कांस्टेंट्स k हैं, तो FA हो गया KY। अब यहां पे जरा देखें आप, 2K cos 45 का स्क्वायर बन गया ये, और F इक्वल्स टू KY प्लस 2K 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और F इक्वल्स टू 2KY और K डैश इक्वल्स टू 2K। टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, T इक्वल्स टू 2π√m/K डैश, और K डैश किसके बराबर आया है? 2K के बराबर। तो 2πm/2K ये टाइम पीरियड आ गया इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, नाउ अब कुछ एक डेफिनेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, और वो हैं फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस के ऊपर है। देखो उसको, नाउ फ्री ऑसिलेशंस डिस्कस करते हैं। इफ बॉडी ऑसिलेट्स with its own frequency, if body oscillates with its natural frequency,
सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस नॉन एज फ्री ऑसिलेशंस। जैसे आपने एक ट्यूनिंग फोक दिया, पैड से यूं कर दिया, अब जब वो वाइब्रेट हो रहा होगा, दैट इज नॉन एज फ्री ऑसिलेशन। आपने उसको फ्री कर दिया वाइब्रेशन करने के लिए। नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यूं करके बस, अब उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं आप, तो उस टाइम जो उसके ऑसिलेशंस होंगे उनको कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस, अब किसी बॉडी को वाइब्रेट किया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, उससे क्या होगा कि एम्पलीट्यूड्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट नहीं कर पाएगी। उस टाइम जो ऑसिलेशंस होंगे उनको बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, दैट इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बनती चली जाएगी, उससे जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे उनको बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नाउ एक है रेजोनेंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस का एक स्पेशल केस है रेजोनेंस। ए बॉडी ऑसिलेट with the help of another body and if their frequency matched, मतलब न्यू कॉस टू न्यू नॉट हो जाए। ये जो बॉडी ऑसिलेट कर रही थी वो जिससे ऑसिलेट कराई गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो एम्पलीट्यूड्स बढ़ जाएंगे, एम्पलीट्यूड्स विल इंक्रीज। ये ऐसे था और मैच करते ही यहां तक पहुंच गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसे कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रेजोनेंस के। इसके ऊपर कुछ एक एक्सपेरिमेंट भी हैं जो इसी पे बेस्ड हैं। एक तो सोनोमीटर है इस पे बेस्ड, और कुछ एक ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप वो भी इसी पे बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस पर ही। और आपको बताते हैं रेजोनेंस के एग्जांपल्स। जब आर्मी सोल्जर्स एक टेम्परेरी ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनकी ड्रिल रुकवा दी जाती है, लेफ्ट राइट, इसलिए कि ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और उनके कदम ताल की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गए तो आपको पता है कि गिरने का डर रहेगा ब्रिज का। ऐसे तुमने देखा होगा कई बार गली मोहल्ले से गाड़ियां निकलती हैं और वो म्यूजिक सिस्टम बड़ा हाई ऑन करके चलते हैं, तो ऐसा आपने देखा होगा घर की खिड़कियां में जो ग्लास लगे होते हैं वो भी खटखट खटखट हिलने लगते हैं, या फिर टेबल के ऊपर कोई ग्लास रखा हुआ है वो भी हिलने लगता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है रेजोनेंस का। ठीक है, एक होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर कोई बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से लगातार ऑसिलेट कर रही है तो कहलाता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। और अगर एनर्जी लॉस हो रही है, जैसे आप पेंडुलम को आप ऑसिलेट करा दो एयर में, तो आपको पता है थोड़ी देर बाद रुक जाता है, या एनर्जी लॉस हो रही है। इसे कहते हैं, ये होते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये कहलाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशंस। These are the damped oscillations। यहां कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेट कर रही है। अगर आपने पेंडुलम को ऑसिलेट करा दिया वैक्यूम में तो इस तरह का केस बनेगा, एयर में होगा तो इस तरह का केस बनेगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन का। क्लियर?